चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। सिक्योरिटी लॉ के अंदर अभी जो हमने पार्ट स्टार्ट किया वो कौन सा पार्ट है? पीआईवी। पीआईवी का मतलब पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। उसमें से एक अब हम स्टार्ट करेंगे जिसका क्या नाम है? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको? CIS। एक बार चैप्टर का नाम लीजिए, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए और बताइए जरा इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक बार जोर जोर से बताइए इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पढ़ लिया? चलो अब शांति से सुनो। अगर आप लोग को याद हो तो हमने सिक्योरिटी लॉ के अंदर क्या स्टार्ट किया हुआ है? पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। इनका काम होता है पहले इन्वेस्टमेंट को क्या करना? कलेक्ट करना, और आगे उसको क्या कर देना? इन्वेस्ट कर देना, है ना? ऐसे ही करते हैं ना ये। बाकी 5 पॉपुलर पीआईवी हैं। पहला म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड पहले अपना वो पूल्ड इन्वेस्टमेंट बनाते हैं और उसको इन्वेस्ट कर देते हैं कहाँ? सिक्योरिटीज मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, गोल्ड और गोल्ड से रिलेटेड सिक्योरिटी, सिल्वर से रिलेटेड सिक्योरिटी, रियल एस्टेट और एनी अदर सिक्योरिटी स्पेसिफाइड बाय सेबी। दूसरा था एग्जैक्टली ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ये अपना पूल्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पस बनाते हैं और उसको इन्वेस्ट कर देते हैं रिस्की इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस। REIT अपना कॉर्पस कहाँ इन्वेस्ट करता है? रियल एस्टेट सेक्टर में। INVIT कहाँ करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। अब हम पढ़ने जाएंगे किसके बारे में? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। इसके बारे में मैंने बताया था जनरली ये प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करते हैं। क्या करते हैं? प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए पैसा लेंगे, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, उस प्रोजेक्ट से जो भी इनकम आएगा वही आपको दे देंगे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, है ना? अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए आप सबसे पहले ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। देखो अभी तक जो आपने देखा सब मिला के 5 है। 5 में से म्यूचुअल फंड एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन था, है ना? अगर आपको याद हो जो ट्रस्ट के फॉर्म में था, है ना? तो ये हो गया एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। AIF भी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन था, याद होगा आपको। अलग से बनाया जाता है AIF, वो ट्रस्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, कंपनी के फॉर्म में भी हो सकता है, LLP के फॉर्म में भी हो सकता है, ऐसा था ना। REIT भी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। INVIT भी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन ये जो है ना कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, देखो ये कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं तो स्कीम का नाम है। और ये स्कीम कोई भी कंपनी लेके आ सकती है। अब कोई भी कंपनी का मतलब पब्लिक कंपनी, मतलब कोई भी पब्लिक कंपनी, एनी पब्लिक कंपनी। इसका मतलब कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स लाने के लिए कोई अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पब्लिक कंपनी हैं तो अभी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम से जुड़ा हुआ मैं पूरा लॉ पढ़ाऊंगा, उस लॉ का कंप्लाइंस करते हुए कोई भी पब्लिक कंपनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम लॉन्च कर सकती है और लॉन्च करके वो पैसा रेज करके वो अपना जो भी उनका प्रोजेक्ट है उसको वो पूरा कर सकती है। तो इन 5 में से CIS अलग हो गया। कैसे थोड़ा अलग हो गया? क्योंकि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं है, ये स्कीम का नाम है और दिस स्कीम कैन बी लॉन्च्ड बाय एनी पब्लिक कंपनी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कोई भी पब्लिक कंपनी अगर ऐसा स्कीम लॉन्च करेगी तो उसको कुछ डूज एंड डोंट्स का क्या करना पड़ेगा? आपका कंप्लाइंस करना पड़ेगा। वही डूज एंड डोंट्स इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, है ना? तो जल्दी बताइए, क्या कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स लॉन्च करने के लिए अलग से कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत है, या आप पब्लिक कंपनी हैं और ज़रूरत के हिसाब से स्कीम लॉन्च कर सकते हैं? ज़रूरत के हिसाब से आप ये स्कीम लॉन्च कर सकते हैं और बस ये स्कीम लॉन्च करने के लिए कुछ लॉस का कंप्लाइंस करना पड़ेगा जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये बात समझ में आएगी नहीं आई? बाकी जो 4 है ना वो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। म्यूचुअल फंड एक ऑर्गेनाइजेशन है, AIF एक ऑर्गेनाइजेशन है, REIT एक ऑर्गेनाइजेशन है, INVIT एक ऑर्गेनाइजेशन है। पर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, ये तो स्कीम का नाम है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो है नहीं। तो दिस स्कीम कैन बी फ्लोटेड बाय और कैन बी लॉन्च्ड बाय एनी ऑफ द पब्लिक कंपनी, बशर्ते बस पब्लिक कंपनी को कुछ लॉज हैं उसका कंप्लाइंस करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गया? चलो
अब हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, उससे पहले एक पूरा का पूरा आपको स्कीम समझा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक कंपनी है, मालूम चला जेपी, जानते हो नोएडा, नोएडा में ज़्यादातर प्रॉपर्टी इन्हीं की है। जैसे कहा जाता है गुड़गांव को बसाने में डीएलएफ का नाम, ऐसे नोएडा को बसाने में जेपी का नाम। जेपी काफ़ी सेक्टर 62 के आसपास जाओगे तो जेपी दिखेगा आपको, है ना। अब देखिए, जैसे जेपी इंफ्राटेक, नाम सुना होगा इसका, बहुत जगह बोर्ड लगा हुआ भी देखा होगा, जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है। अब जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड का एक अपना एक पेड अप शेयर कैपिटल होता होगा, जिसको हम पूंजी कहते हैं। उसी पूंजी के थ्रू ये अपना बिजनेस करते होंगे, ये ना, अरे ये पूंजी लगा लगा कि वो अपना बिजनेस करते होंगे ना, ऐसे ही होता है ना कंपनी। अब मालूम चला कि जेपी इंफ्राटेक को एक बहुत बड़ा मालूम चला टेंडर मिला, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला। अब वो प्रोजेक्ट मालूम चला मिला रोड बनाने का, और रोड का नाम मालूम चला ताज एक्सप्रेसवे या यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे नाम है ना, जो दिल्ली से आगरा, यमुना एक्सप्रेसवे नाम है कि ताज एक्सप्रेसवे नाम है? यमुना एक्सप्रेसवे। तो मालूम चला न्यू दिल्ली, इंडिया गेट, इससे पता चल गया देखिए ये दिल्ली है, ठीक है। अरे नहीं बनेगा कब, नहीं बनेगा। ओह, मैं भूल गया था, एक्चुअली भूल गया, ताजमहल दिमाग में था नहीं तो आप जानते मैं एकदम पूरा ही उतार देता हूँ सेम। ये आइए, इसी बेंच पे बैठ के हम फोटो नहीं खिंचवाते ताजमहल का, मैं लिख भी देता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो दिल्ली से कहाँ तक? आगरा तक का एक रोड बनाना है। कुछ लोगों लगे काफ़ी पैसा बच सकता था अगर सीधा बनाते तो, है ना। और ये इस रोड का क्या नाम है बोलो? यमुना एक्सप्रेस वे। देखो कितना शानदार बनाया मैंने, है ना। न्यू दिल्ली से सीधा ताजमहल आगरा, ठीक है। अब सुनो जरा ध्यान से, अब ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है भाई, देख के लग रहा हो काफ़ी खर्चा लगेगा, देखो रोड कितना घुमा हुआ है। अब सुनिए, अब इसके लिए इनके पास पेड अप शेयर कैपिटल में तो पैसा नहीं, इसको करने के लिए पेड अप शेयर कैपिटल में पैसा नहीं, मतलब इसमें इसका मान लो कॉस्ट जो है वो लगभग 5,000 करोड़ का है। मतलब इस प्रोजेक्ट को बनाने में कितना पैसा खर्च होगा, और पेड अप शेयर कैपिटल में उतना पैसा नहीं। तो कैसे करेगी ये कंपनी, ये बताओ कैसे करेगी ये कंपनी? पेड अप शेयर कैपिटल में उतना पैसा नहीं है, अरे इतना पैसा थोड़ी रहता है कंपनी के पास यार, 5,000 करोड़ थोड़ी होगा यार, क्या कंपनी बोरो करेगी पैसा? अरे मैं एक बात बोल रहा हूं, कंपनीज एक्ट के थ्रू नहीं आ पा रहा पैसा। आप एक बात बताइए, बोरिंग भी आपके इक्विटी के हिसाब से ही होता है ना? नहीं समझ में आया आपको? अरे डेट इक्विटी रेशियो नहीं जानते हो? इक्विटी के मुकाबले डेट कितना मिलता है? दुगुना। तो कितना ले लोगे? तो पेड अप शेयर कैपिटल मान लो इनका 100 करोड़ है, तब बात है पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ आपको लगता है कि 100 करोड़ में डेट वेट भी जोड़ दोगे तो 200-300 करोड़ हो, उससे हो पाएगा 5,000 करोड़। लेकिन ये प्रोजेक्ट इतना हाईफाई है, ये तो चाहेगा इसको मिले, और टेंडर जीत भी गया, ये मिल भी गया। अब क्या करे भाई? तो इसको बड़ा अच्छा एक तरीका दिया है, जानते हो क्या करेगा ये? सुनो इधर देखो, ये शेयर मार्केट में पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? शेयर मार्केट में, और वहां जाके एक स्कीम लॉन्च करेगा, CIS स्कीम। बात समझ में आ रहा है? ये कंपनी ने अलग, ये देखो सेपरेट है, इसका पेड अप शेयर कैपिटल से कोई मतलब नहीं, इसका पेड अप शेयर कैपिटल से कोई मतलब नहीं है। एक स्कीम लॉन्च होगा, CIS स्कीम। इस स्कीम का नाम रख दिया यमुना एक्सप्रेस वे स्कीम, YEW स्कीम, ठीक है। इस स्कीम अभी मैं बताऊंगा सब कुछ आपको, ध्यान सुनना। जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड
इस स्कीम को लॉन्च करेगा, तो लॉन्च करते ही ये CIS स्कीम हो गया। CIS स्कीम को लॉन्च तो ये कर देगा एज ए स्पॉन्सर, लेकिन इस स्कीम को मैनेज करने के लिए इसको एक कंपनी अपॉइंट करना पड़ेगा, उसका नाम होगा CIMC। क्या होगा? CIMC। ये अपॉइंट करेगा CIMC, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी। मतलब इस स्कीम के अंदर जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट आएगा उसको मैनेज करने के लिए कंपनी। ये एक AMC जैसा हो गया, अरे नहीं हो गया AMC ऐसा। अब ये CIMC क्या करेगा? ये स्कीम लॉन्च करेगा। इस स्कीम के अंदर क्या बेचे जाएंगे? यूनिट्स। पब्लिक को क्या बेचे जाएंगे? यूनिट्स। तो और अब पब्लिक यूनिट को खरीद के, यूनिट मिला पब्लिक को, अब पब्लिक ने क्या दिया? फंड। मालूम चला इस फंड से कितना पैसा जमा हो गया? 5000 करोड़। तो देखिए एक एग्जिस्टिंग पब्लिक कंपनी ने बस एक CIMC को बीच में लाया। किसको बीच में लाया? CIMC को। ट्रस्टी भी होगा, क्योंकि जानते हो ये सब ट्रस्ट के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? ट्रस्ट के फॉर्म में होता है। CIMC हो गया, क्या हो गया? ट्रस्टी हो गया। देखो JP इंफ्राटेक लिमिटेड तो स्पॉन्सर हो गया। क्या हो गया? स्पॉन्सर। म्यूचुअल फंड में नहीं देखा था तुम लोगों ने? एक होता है स्पॉन्सर, एक होता है ट्रस्टी, एक होता है AMC, याद है कि नहीं? और बेनिफिशियरी कौन होंगे? यही पब्लिक। पब्लिक क्या हो गए? यूनिट होल्डर्स। ये क्या हो गए? यूनिट होल्डर्स। अब यूनिट जो खरीदेगा उसको यूनिट होल्डर ही बोलोगे ना। तो ये JP इंफ्राटेक बिकम्स व्हाट? स्पॉन्सर। फिर एक ट्रस्टी अपॉइंट होगा, CIMC अपॉइंट होगा। CIMC ट्रस्टी के देख रेख में, किसके देख रेख में? ट्रस्टी के देख रेख में स्कीम लॉन्च करेगा, यूनिट बेचेगा, बेच के जो पैसा आएगा उससे अपना कॉर्पस बनाएगा। और ये जो कॉर्पस बना, ये जो फंड या जो कॉर्पस बना, इसी कॉर्पस से क्या बनाया जाएगा? यमुना एक्सप्रेसवे, ये रोड बनाया जाएगा। अब मान लो ये रोड बन गया, रोड बन के तैयार। रोड बनने के बाद अब इस पर जो भी गाड़ियां चलेंगी सब टोल देगा। क्या देगा? सब टोल। वो टोल हो गया इनकम। अच्छा, कंपनी का इनकम या इस स्कीम का इनकम? कंपनी को भूल जाइए, अब JP इंफ्राटेक लिमिटेड को भूल जाइए, उसका पेड अप शेयर कैपिटल अलग है, वो कंपनीज एक्ट वाला कहानी भूल जाइए आप। हम यहाँ बात कर रहे हैं अलग से। यहाँ JP इंफ्राटेक लिमिटेड यहाँ पर क्या है? स्पॉन्सर। क्या है? स्पॉन्सर। CIMC, ट्रस्टी, यूनिट होल्डर। समझ में आ गया? म्यूचुअल फंड जैसा हो गया, पूरा हो गया ना। तो इस जितना भी, सुनो इधर, जितना भी टोल का पैसा होगा वो किसको मिलेगा? CIS स्कीम के CIMC को, जो CIMC पे सारा मैनेज कर रहा है। तो CIMC टोल का पैसा यूनिट होल्डर में बांट देगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो क्या ये जो यूनिट होल्डर्स हैं, ये क्या ये JP इंफ्राटेक लिमिटेड के शेयर होल्डर बनेंगे? नहीं, वो इस स्कीम के यूनिट होल्डर बनेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? आप बताइए। और इस स्कीम का एक ड्यूरेशन होगा, एक ड्यूरेशन के बाद ये स्कीम क्या हो जाएगा? वाउंड अप। क्या हो जाएगा? वाउंड अप, कहानी खत्म। तो क्या ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के थ्रू क्या कंपनी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए पैसा मांग सकती है? बोलो। तुमने देखा नहीं JP इंफ्राटेक लिमिटेड के पास पेड अप शेयर कैपिटल कितना था? 100 करोड़। 100 करोड़ में 5000 करोड़ का तो प्रोजेक्ट नहीं होने वाला था, लेकिन कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के थ्रू इन्होंने सारा काम कर लिया कि नहीं कर लिया? ठीक है, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आजकल ऐसे स्कीम्स खूब निकल रहे हैं। सारी कंपनी नहीं उठा सकती। इसने क्वेश्चन पूछा, इधर देखो। हाँ जी, ये बोल रहा है सारी कंपनी तो ऐसे ही पैसा उठा लेगी। तो सारी कंपनी का उतना गुडविल ही नहीं होगा कि उसका स्कीम सक्सेसफुल हो जाए। ये मतलब मैंने इतना आसानी से लिख दिया कि पब्लिक ने आपको दे दिया 5,000 करोड़। हाँ, ऊपर से सुनिए, हर कंपनी मुंह उठा के पहुंच जाएगी। सबसे पहले उसको CIMC बनाना पड़ेगा। CIMC सेबी से अप्रूव्ड होगा, ट्रस्टी सेबी से अप्रूव्ड होगा, स्कीम सेबी से अप्रूव्ड होगा। सुन रहे हो आप? इस सब सेबी के देखरेख में होगा। अगर आप ऐरे गरे नथु गहरे कंपनी होंगे तो आपका स्कीम ही अप्रूव नहीं होगा। दूसरा, ये यूनिट होल्डर्स हैं, कंपनी का मुंह देख के पैसा दे देगी कि प्रोजेक्ट को देखेगी। अगर प्रोजेक्ट में वाइबिलिटी लगता है कि हाँ ये प्रोजेक्ट वाइबल है और इस प्रोजेक्ट से हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा तो वो पैसा लगाएंगे, अदरवाइज वो पैसा नहीं लगाएंगे। अरे स्कीम्स सुनने में आसान लग रहा है, पर स्कीम के थ्रू पैसा रेज हो पाएगा कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है ना यार। वो सब पढ़ेंगे ना, अभी पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना। पहले ये स्कीम समझ में आया तुम्हें? बस मुझे इतना समझाना था, बाकी तो मैं पढ़ाऊंगा अभी। क्या लगता है कोई भी कंपनी मुंह उठा के घुस जाएगी स्कीम के अंदर, या उसके लिए बहुत सारे फिल्ट्रेशन होंगे? अभी बहुत सारे फिल्ट्रेशन होंगे। अच्छी कंपनी को अलाउड किया जाएगा, बुरी कंपनी को अलाउड नहीं किया जाएगा। या अच्छी कंपनी अगर अंदर से बुरी है तो यूनिट होल्डर पैसा देंगे नहीं उनको। या प्रोजेक्ट घटिया है तो उनका बोरिंग नहीं हो पाएगा, यूनिट्स उनके बिकेंगे ही नहीं।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो कहानी बहुत है। मैं बस ये समझा रहा था कि किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए ये स्कीम एक एडिशनल टूल हो सकता है क्या करने का, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का। किसका? प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का। मैं ये समझा रहा था। बाकी याद रखना, जब भी कोई पब्लिक कंपनी ये स्कीम लॉन्च करेगी तो इस स्कीम का सब कुछ अलग होगा, उसका उस कंपनी से कोई मतलब नहीं है। वो कंपनी सिर्फ स्पॉन्सर के रूप में थोड़ी बहुत दिखाई देगी, बाकी ये पूरा इसका अकाउंट्स बनना सब कुछ अलग, A to Z अलग, उसका कंपनी जेड से कोई मतलब नहीं। ये बात समझ में आया कि नहीं? आप बताइए आप। अब जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड अपना पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ से अपना कोई काम कर रही हो तो कर रही होगी, लेकिन ये जो स्कीम है, ये यमुना एक्सप्रेसवे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, इसका मेन माना जाएगा CIMC, वही मैनेज करेगा। ट्रस्टी इसका मेन माना जाएगा, और वो कंपनी तो सिर्फ स्पॉन्सर है, क्योंकि स्पॉन्सर तो सिर्फ क्या करता है, इनकॉर्पोरेट करा के छोड़ देता है। ये बात समझ में कि नहीं आई? अब स्पॉन्सर में जेपी का नाम होगा तो बहुत सारे लोग इस स्कीम में पैसा लगाएंगे, लेकिन जेपी का नाम नहीं रहेगा तो बहुत सारे लोग पैसा लगाएंगे नहीं, क्योंकि जेपी का ही भी तो गुडविल है। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले बताओ आप। तो क्या कोई भी कंपनी स्पेसिफिक, अब जैसे GMR का नाम सुना होगा? अरे GMR जिसने बनाया है तुम्हारा दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट नहीं गए हो क्या तुम लोग कभी भी? कितने लोग हैं दिल्ली एयरपोर्ट? तो दिल्ली एयरपोर्ट में देखो ना, जगह जगह तो GMR लिखा रहता है। आप कोई भी एयर टिकट लीजिए, उसमें भी साइड में GMR लिखा हुआ होता है। तो GMR इतनी बड़ी कंपनी भी तो नहीं थी कि दिल्ली एयरपोर्ट बना दे। तो दिल्ली एयरपोर्ट का टेंडर मिल गया तो पक्का ही इन लोगों ने स्कीम लॉन्च कर करके पैसा उठा के एयरपोर्ट बनाया। अब बोला सर एयरपोर्ट बनाने के बाद यूनिट होल्डर्स को क्या मिलेगा? अच्छा, एयरपोर्ट पर जितने भी कंपनी के एरोप्लेन्स आएंगे सबको एयरपोर्ट को क्या देना पड़ता है? फीस। तो GMR को फीस मिलता है ना। अरे हमारे टिकट में फीस भी तो जुड़ा हुआ होता है। तो आप क्या समझते हैं, एयरपोर्ट की कमाई नहीं है क्या? GMR की कमाई नहीं होगी क्या? बहुत कमाई है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पहले बताइए आप। चलिए, कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया पूरा एकदम बढ़िया शानदार। चलो, बाकी ये स्लाइड हटाने का मन नहीं कर रहा, इतना शानदार देख रहे हो रोड है ना। चलिए हटाऊं? नो सर, फोटो खींचना खींच लो। स्टेप बताऊं क्या? पहले बताइए, ये वाला जो पेड अप शेयर कैपिटल है क्या ये सफिशिएंट है? तो नॉट सफिशिएंट। तो क्या इसने ऑल्टरनेटिव रूट लिया है? ये क्या है? ऑल्टरनेटिव रूट। अपॉइंट लिखा है यहाँ, अपॉइंट। तो ये भी एक तरीके का क्या हो गया तुम्हारा, पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। इन्वेस्टमेंट को पहले पूल किया गया, कितना इन्वेस्टमेंट पूल किया गया? 5000 करोड़। और कहां लगा दिया गया? जिस नाम से लिया गया था उसी में लगा दिया गया। नाम क्या है? यमुना एक्सप्रेसवे स्कीम। तो पैसा कहां लगेगा? यमुना एक्सप्रेसवे। ठीक है, हटाऊं? चलिए अब एकदम शांत हो जाओ, ध्यान से सुनो, इधर देखो सब, एकदम शांत। चलिए इधर देखिए, अब हम कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। देख लो, डेफिनेशन एक पेज का पूरा। तो इसलिए एक काम करो, पहले इधर देख लो, ये जरा देखो तो, एक बार इसको देख लो, बस सिर्फ देख के छोड़ देना। सेक्शन 11AA सब सेक्शन 2 में जल्दी बताइए, क्या ये डूज है? मतलब पॉजिटिव डेफिनेशन है? यस। सब सेक्शन 2A में इन्होंने क्या बोला जरा देखिए आप, एनी स्कीम और अरेंजमेंट मेड और ऑफर्ड बाय एनी पर्सन सेटिस्फाइंग द कंडीशन एज मे स्पेसिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन मेड अंडर द सेबी एक्ट। मतलब अगर स्कीम लॉन्च करोगे तो सेबी ने जो रेगुलेशन बनाया उसका आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा। तो देखा जाए तो ये भी डूज ही हो गया। सब सेक्शन 3 अगर आप देखेंगे तो ये डोंट है, मतलब ये एक्सक्लूजन लिस्ट है। क्या है? एक्सक्लूजन लिस्ट। बस यही है। तो जल्दी जल्दी बताते जाओ, और तो कुछ नहीं है, देखो तो इतना ही है ना। तो सेक्शन 11AA सब सेक्शन 2 में क्या दिया हुआ है? ये प्रॉपर पॉजिटिव डेफिनेशन दिया है। क्या दिया? ये पॉजिटिव डेफिनेशन। पॉजिटिव डेफिनेशन कि CIS क्या होता है। फिर
सब सेक्शन 2A में क्या बोल दिया कि जब भी ये स्कीम लॉन्च कीजिए तो सेबी के जो रेगुलेशन है उसको मानिए। और सब सेक्शन 3 में क्या बोल दिया कि ये स्कीम्स क्या नहीं माने जाएंगे, CIS माने नहीं जाएंगे। इतना ही कहानी है। अब चलो मैं लाइन बाय लाइन यहां से पढ़ाऊं या इधर से पढ़ा दूं, ये मैं इधर से पढ़ा दे रहा हूं। चलिए आइए, चलो हेडिंग बोलो क्या है। अरे हेडिंग बोलो यार, टाइम लग जाएगा पढ़ाने में। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स मीनिंग। आइए, सेबी एक्ट से हमने पूछा कि सर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या होता है, तो उन्होंने बोला कि कोई भी ऐसा स्कीम या अरेंजमेंट अगर सेक्शन 11AA को वो सेटिस्फाई कर जाए तो वो मान लिया जाएगा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। तो इसका मतलब सेबी एक्ट ने कहां भेज दिया हमें उठा के, 11AA। और मुझे लगता है ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं 11AA सब सेक्शन 2 पढ़ रहे हैं शायद। देखो तो यही है, अगला पेज उल्टा के चेक करो तो ABCD उधर भी है क्या, देखो तो अगले पेज पे नहीं है। 1 2 3 कितना, 4 ही है ना, तो 4 मैच कर गया ना, मैं वही बोल रहा था। 4 उधर 4 इधर, यही है ना। चलो शुरू करो। इधर देखो, तुम्हें कहानी बता दिया था यमुना एक्सप्रेसवे वाला, वही कहानी शूट करा देता हूँ इसके ऊपर। आइए, एज पर सेक्शन 11AA द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स मीन्स एनी स्कीम और अरेंजमेंट मेड और ऑफर्ड बाय एनी कंपनी, पर कंपनी में हमेशा पब्लिक कंपनी होगी। प्राइवेट कंपनी को स्कीम लॉन्च करने देगा तुम्हें लगता है? प्राइवेट कंपनी को देखते नहीं 200 तक रोके रखता है, तो प्राइवेट कंपनी को तो इशू करने देगा नहीं। तो ये कौन सी कंपनी हो, एनी कंपनी लिख तो दिया, पर कंपनी का मतलब क्या होगा, हमेशा पब्लिक कंपनी, जिसके अंदर ABCD वाले कंडीशन सेटिस्फाइड है। कितने कंडीशंस, ABCD 1 2 3 4 बोलो, मुझे कोई दिक्कत। पहला, इसमें जितना भी कंट्रीब्यूशन या पेमेंट कौन देगा, इन्वेस्टर देगा, चाहे आप कुछ भी बोलिए। मैं तो इसको बोलूंगा कॉर्पस, मैं तो इसको क्या बोलूंगा, कॉर्पस। उसको पूल किया जाएगा, तो हो गया पहला ऑब्जेक्टिव। पूल का मतलब इकट्ठा किया जाएगा, इकट्ठा करने को क्या बोलते हैं, कॉर्पस। और सिर्फ पूल करके छोड़ दिया जाएगा या उसको इन्वेस्ट किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा सोलली फॉर द पर्पस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलली का मतलब सिर्फ उसी पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए मांगा गया था। अब ये बताओ तो कौन पर्पस के लिए मांगा था हमने, यमुना एक्सप्रेसवे बनाने के लिए, तो खर्च भी कहाँ होगा, सिर्फ यमुना एक्सप्रेसवे वाले पे ही खर्च होगा, उससे ना इधर ना उधर। तो सेम मैच कर रही है। आगे बढ़े, चलो टिक लगाते जा रहे हो ना। अगला, यहां जो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, कंट्रीब्यूट का मतलब जो लोग पैसा लगाएंगे, यूनिट्स खरीद खरीद के क्या लगाएंगे, पैसा, क्या वो दान कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो, तो उनका ऑब्जेक्टिव है क्या करना एग्जैक्टली, प्रॉफिट कमाना। क्या कमाना, प्रॉफिट कमाना। मतलब ये कोई दान पात्र नहीं हो रहा है, ये प्रॉपर क्या हो रहा है एग्जैक्टली, एक प्रॉफिट मोटिव से किया जा रहा काम। तीसरा, एक बात बताइए, ये इस पैसे से जो भी प्रॉपर्टीज खरीदी जाएंगी, क्या वो उसको यूनिट होल्डर खुद मैनेज करेंगे या उसको मैनेज किया जाएगा उनके बिहाफ पे, कोई और मैनेज करेगा, कोई और मैनेज करेगा। जैसे एक बात बताइए, CIMC मैनेज करेगा ना, यूनिट होल्डर तो सिर्फ पैसा लगा देगा। यूनिट होल्डर क्या ही लगाएगा, 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया, जुड़ जुड़ के बन गया वो 5000 करोड़। तो आपको लगता है कि जो यूनिट होल्डर्स हैं खुद ही जाएंगे वहाँ पर, तो वो तो कोई और करेगा। कौन करेगा, वो CIMC। अगला, इन्वेस्टर डू नॉट हैव डे टू डे कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ द स्कीम और अरेंजमेंट। अब ऐसा थोड़ी है कि मैंने 10 रुपये का यूनिट खरीद लिया यमुना एक्सप्रेसवे स्कीम में, तो मैं वहाँ पहुँच गया और रोड पर देख रहा हूँ, हाँ और अच्छे से बनाओ, हाँ रोलर चलो। यार अजीब बात है यार, इन्वेस्टर तो पैसा लगा के भूल जाते हैं ना, बाकी मैनेजमेंट कौन करेगा, CIMC। तो 4 कंडीशन है, बोलो क्या क्या। पहला, इस स्कीम के अंदर पैसे कलेक्ट किए जाएंगे, पूल किए जाएंगे और उन्हीं पर्पस में इन्वेस्ट किया जाएगा जिन पर्पस का नाम दिखा के पैसा मांगा गया था। दूसरा, जो लोगों ने पैसा लगाया वो ये सोच के पैसा लगाया है कि हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, इनकम मिलेगा। तीसरा, जितने भी प्रॉपर्टीज खरीदी जाएंगी उन कॉर्पस से उसको मैनेज किया जाएगा इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे और मैनेज करेगा कोई और इन्वेस्टर्स का कोई डे टू डे कंट्रोल होगा नहीं। ये 4 चीज़ याद रहेगा। चलो फिर वही वाला आ गया कि सर ये जो ABCD वाला कंडीशन दिया, ये तो म्यूचुअल फंड में भी होता है, हर जगह होता है।
तो इसलिए बोला कि अब मैं आपको बताता हूँ एक्सक्लूजन लिस्ट, क्योंकि ऊपर का जो हमारा पॉजिटिव डेफिनेशन है वो बहुतों से मैच कर जाता है, तो जितनों से मैच करेगा मैं सबको एक्सक्लूड कर देता हूँ। मैं जब सबको एक्सक्लूड करूंगा तो बचेगा बस यही अकेला। जैसे देखिए, द CIS हाउएवर डज नॉट इंक्लूड एनी स्कीम और अरेंजमेंट। तो ये है 11AA सबसेक्शन 3 है क्या, बोलो। और जरा उधर जाओ तो इसमें मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, उधर देखो तो कितना है, 9 है। एक नया कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड वाला है। चलो इसको इधर ही जोड़ लेंगे बाद में हम। चलिए इधर करें शुरू, इधर से पढ़ लेते हैं। आओ, सबसे पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो स्कीम्स होते हैं वो भी इसी ढंग के होते हैं, पर कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला इस लॉ से थोड़ी चलेगा, उनका तो अपना एक्ट है, जानते हो ना, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, तो वो यहाँ फॉल नहीं करेगा। अगला, डिपॉजिट कौन ले रहा है भाई, NBFC, तो NBFC RBI से चलता है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट IRDA। उसके बाद पेंशन स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम, EPF एंड MP एक्ट, नाम सुना है? अरे लेबर लॉ में था तुम्हारे मॉड्यूल फर्स्ट में, EPF एंड MP एक्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, याद है ना। अगला, डिपॉजिट लिया जा रहा है, गलती से 58A लिखा हुआ है पुराने कंपनी एक्ट वाला, बताओ तो डिपॉजिट का नया सेक्शन क्या है, 73 76 है ना, 73 और 76 याद है। 73 डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, 76 डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। लिखो 73 76 लिखो, कंपनीज एक्ट 2013 लिखो, लिखा। तो वो जो डिपॉजिट्स वो लोग लेते हैं उनका तो अलग सेक्शन है ना, तो वो थोड़ी यहाँ माना जाएगा। अगला, निधि कंपनी, म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी, सेक्शन चेंज करो भाई, 406, जानते हैं निधि कंपनी का सेक्शन 406 लिखो। निधि कंपनी भी तो स्कीम्स लाती हैं, निधि कंपनी में अभी अमेंडमेंट भी हुआ था, कल पढ़ा रहा था मैं, अमेंडमेंट क्लास में देख लिया ना तुम लोगों ने, निधि कंपनी में बहुत अमेंडमेंट है, कल ही तो कराया मैंने, वो जो अमेंडमेंट सेशन लिया मॉड्यूल फर्स्ट वालों का, देख लेना अगर किसी ने नहीं देखा है तो, काफ़ी कुछ चेंज हो गया वहाँ। आगे उसके बाद चिट बिजनेस, आप जानते हैं चिट बिजनेस कहाँ से चलता है, चिट फंड एक्ट 1982। तो जब सबका अपना अपना अलग अलग एक्ट है, अलग अलग रेगुलेटर है, तो उसको CIS थोड़ी माना जाएगा, CIS तो वो है जो ये नहीं है। अगला आइए भाई, म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड भी नहीं, म्यूचुअल फंड का अलग है ना, सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन है ना। तो सब मिला कितने हो गए, 8, एक उधर से उठा के ले आओ, कौन है देखो तो, ये वाला, ये वाला, ये वाला डिट्टो कॉपी मार लोगे उस साइड हैं, इधर से पढ़ लोगे, मतलब तुम उसको उठा के उधर नहीं ले जा सकते क्या। एनी अदर स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट किसके कंसल्टेशन में, सेबी के कंसल्टेशन में क्या करे, नोटिफाई करे कि इसको हम क्या नहीं मानेंगे, CIS नहीं मानेंगे। ये देखो, ये सच अदर स्कीम और अरेंजमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट किसके कंसल्टेशन में, सेबी कंसल्टेशन में नोटिफाई करे, क्या नोटिफाई करे कि ये CIS माना नहीं जाए, तो फिर वो भी CIS माना नहीं जाएगा। तो इसको पीछे वाले पेज पर ले जाओ, नहीं तो आधा अधूरा पढ़ लोगे एग्जाम में तुम, कैसे ले जाएंगे। यहां पर दिख रहा है उसको लिख लो, नहीं समझ में आया, स्क्रीन पे मैं ये रहने दे रहा हूं और तुम लोग उधर जाके लिख लो। H के बाद कौन सा पॉइंट बन जाएगा उधर, I। जल्दी करो जल्दी करो। तो एक्सक्लूजन लिस्ट में कितने आ गए सब मिला के, 9। ऐसे इफेक्टिवली 8 ही थे, 9th तो क्या था, सच अदर स्कीम एज में बी स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन विद सेबी, है ना, विच शुड बी ट्रीटेड नॉट एज अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे चलें। चलो, बाकी ये जितने भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होंगे इनको रेगुलेट करने के लिए कौन सा लॉ बनाया गया, सेबी CIS रेगुलेशन 1999, ये है ना, सेबी CIS
रेगुलेशन 1999। बाकी मैंने तुम्हें बता दिया था, कोई भी कंपनी अगर CIS लाना चाहती है तो उसको क्या अपॉइंट करना पड़ेगा, CIMC, यहाँ लिखो CIMC, क्या अपॉइंट करना पड़ेगा, CIMC। अब CIMC कौन होता है भाई, तो CIMC हमेशा एक कंपनी है, जैसे यार म्यूचुअल फंड में भी याद नहीं है AMC हमेशा कंपनी होती है, ऐसे ही यहाँ CIMC एक कंपनी है, कंपनीज एक्ट 1956 या कंपनीज एक्ट 2013, इन टोटल कंपनी है। कंपनीज एक्ट वाली क्या है, कंपनी है जो सेबी के साथ क्या एग्जैक्टली रजिस्टर्ड है, और जिसका ऑब्जेक्टिव ही क्या है, CIS को ऑर्गेनाइज करना, ऑपरेट करना एंड मैनेज करना। मतलब ये कंपनी का काम यही होता है, टू ऑर्गेनाइज, ऑपरेट एंड मैनेज द CIS। तो जैसे JP इंफ्राटेक लिमिटेड एक कंपनी है, तो वो क्या अपॉइंट करेगी, CIMC, और बोलेगी भाई CIMC तुम मेरे बिहाफ पे स्कीम लॉन्च करो और स्कीम के अंदर पैसा रेज करो, कॉर्पस बनाओ और उसको आगे इन्वेस्ट करो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो भाई अब सुनो, इसमें कुछ नई नई चीज़ें, इधर देखो। CIS क्या है भाई, तो CIS वो है जो सेक्शन 11AA की कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक, कौन से सेक्शन को कौन से कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, ये देखो लिखा ना कंडीशंस, तो कंडीशन दो जगह मिलते हैं, बोलो कहाँ कहाँ, सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 2A। 2A में बस ये लिखा हुआ था कि सेबी के रेगुलेशन को मानना जरूरी है, अभी बताया तो था तुम लोग को। तो ये तो हो गया तुम्हारा डूज। अब डोंट में है, डोंट तो कुछ अलग तरीके का इसमें, वो इधर देखो इधर देखो इधर देखो। एक बात बताइए, आपने कोई पूलिंग ऑफ फंड किया किसी स्कीम के अंदर, किसी अरेंजमेंट के अंदर, और आपने उसको सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं करवाया एज अ CIS, मतलब सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं करवाया एज अ CIS, और चक्कर ये है कि तुम सबसेक्शन 3 में भी फॉल नहीं करते। अगर तुम सबसेक्शन 3 में फॉल करते होते तो तुम एग्जेम्प्टेड होते। अरे अभी देखा नहीं, सब मिला के 9 तरीके के थे जो एग्जेम्प्टेड थे, तो याद रखना एग्जेम्प्टेड हो नहीं, क्या एग्जेम्प्टेड हो नहीं। CIS तुम बोलना नहीं चाह रहे उसको, लेकिन हालात तो CIS वाले ही हैं। और वो तब देखिए, अगर पैसा कितना उठा लिया मार्केट से, 100 करोड़ और 100 करोड़ से तो ज़्यादा, तो भले ही तुम CIS अपने आप में ना बोलो, लेकिन फिर भी तुमको CIS माना जाएगा। देखो लिखा ना, शैल बी डीम्ड टू बी अ CIS, इसको क्या बोलेंगे, डीम्ड CIS। अच्छा, लेकिन 100 करोड़ से कम होता तो कोई बात नहीं, 100 करोड़ से कम में सेबी कहता है रेगुलेट ना भी करूंगा तो चलेगा। लेकिन 100 करोड़ से ज़्यादा पैसा है और तुम सेबी के पास आके नहीं बोल रहे हो कि सर ये CIS है, और चक्कर ये है कि तुम उस 9 में भी फॉल नहीं कर रहे हो, या तो तुम 9 में फॉल कर जाते तो किसी और रेगुलेटर से रेगुलेट हो जाते, तो 9 में तुम फॉल हुए नहीं, इसका मतलब तुम किसी और रेगुलेटर से रेगुलेट हो रहे नहीं हो। तो फिर सेबी कहेगा चल तू दूसरे से रेगुलेट नहीं हो रहा है, अब मैं ही रेगुलेट करूंगा, और इसको क्या समझूंगा मैं, CIS। ये समझ में आया, पहले बताइए आप। मैं फिर से बोल रहा हूं, सुन लो, बात मत करो, ध्यान सुनो। मैं बोल रहा हूं कि मालूम चला आपने कोई स्कीम लॉन्च किया, इस स्कीम के अंदर पूलिंग कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, पूलिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, और पूलिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 100 करोड़ से या ज़्यादा, 100 करोड़ या उससे ज़्यादा। लेकिन तुमसे पूछा गया कि क्या ये CIS है, तो कहा ना CIS नहीं, तो बोला CIS नहीं है तो 9 में से कोई होगा, कहा नहीं 9 में से भी कोई नहीं है, तो कहा क्या बात है भाई, वाह, तुम CIS नहीं हो तो तुम मेरे से रेगुलेट नहीं होगे, उस 9 में कहीं नहीं हो तो तुम किसी से रेगुलेट नहीं होगे, तो तुम क्या हो भाई, तुम तो अनरेगुलेटेड रह जाओगे ऐसे में, ऊपर से पैसा भी बहुत है भाई, 100 करोड़ से ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है। तो कहा हम तो तुम्हें डीम्ड CIS मानेंगे, क्या मानेंगे फिर, डीम्ड CIS। जैसे कंपनी लॉ में था, 200 से ज़्यादा लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट कर दिया तो अपने आप ही पब्लिक इशू समझ लेता है, नहीं समझ में आया है ना, ये समझ में आ गया ना। अच्छा एक बात बताओ, 100 करोड़ से ज़्यादा होता पर वो चिट फंड होता, तो फिर से भी क्यों घुसेगा बीच में, कहेगा ठीक है भाई चिटफंड है, चिटफंड एक्ट में जाओ। 100 करोड़ से ज़्यादा का पुलिंग हुआ पर इंश्योरेंस स्कीम है, तो क्यों बीच में घुसेगा सेबी। लेकिन मालूम चलो तुम उस 9 में भी नहीं हो, उस 9 में भी नहीं हो, और CIS भी नहीं बोल रहे हो, और 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज़्यादा का भी पैसा इन्वॉल्व है, भाई तुम डीम्ड CIS, क्या हो, डीम्ड CIS। अब CIS का जो सेबी CIS रेगुलेशन 1999 है, वो तो अब आपको मानना ही पड़ेगा। ये एक अच्छी बात है देखा जाए तो, नहीं ये समझ में आया कि नहीं आपने बताइए। तो सबको पकड़ने की कोशिश किया ऐसे भी, 100 करोड़ से ज़्यादा रुपया ले लोगे अगर मार्केट से उठाओगे, तो भाई आपको कहीं ना कहीं से तो रेगुलेट होना पड़ेगा, या तो उस 9 में से कहीं से रेगुलेट हो जाओ, नहीं हो रहे हो तो मैं तुम्हें रेगुलेट करूंगा, किस नाम से, डीम्ड CIS। याद रहेगा, आगे बढ़ें।
चलिए आइए भाई, अब CIS जब भी आप लॉन्च करेंगे तो क्या उसको सेबी से रजिस्टर कराना पड़ेगा? क्या लगता है तुम CIS आराम से लॉन्च कर पाओगे या काफ़ी अभी फिल्ट्रेशंस मिलेंगे? काफ़ी, अरे बहुत पैसा उठा लेता है यार CIS के अंदर लोग, है कि नहीं? आइए इधर देखिए, सबसे पहले अगर आप CIMC बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? CIMC, तो सबसे पहले आप सेबी को क्या लगाइए? एप्लीकेशन लगाइए और उससे क्या लीजिए? रजिस्ट्रेशन। मतलब CIMC मस्ट बी अ रजिस्टर्ड कंपनी। आप रजिस्टर्ड कंपनी होंगे तभी, सेबी से रजिस्टर्ड होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेबी से रजिस्टर्ड। ठीक है, आगे अब देखो आ ही गया घुमा फिरा के, कोई भी कंपनी CIMC बन सकती है या पब्लिक कंपनी? ये बार बार 2013 भी लिख दिया करो। कंपनीज एक्ट 1956 तो एकदम रेस्ट इन पीस है। क्या है? रेस्ट इन पीस, एकदम शांति से सोया होगा कहीं। चलिए अगला, अच्छा ये जो स्कीम लॉन्च करोगे, जैसे स्कीम का नाम क्या था अपना? यमुना एक्सप्रेसवे स्कीम। अच्छा एक ही स्कीम एक कंपनी में हो, मतलब CIMC एक ही स्कीम लॉन्च करेगा या बहुत स्कीम लॉन्च कर सकता है? बहुत, क्यों? म्यूचुअल फंड बहुत सारी स्कीम लॉन्च नहीं करता है। हर स्कीम का अलग अलग अकाउंट्स होता है, अलग अलग लिस्टिंग होती है, कोई ओपन एंडेड होता है, कोई क्लोज एंडेड होता है, सब बताया हुआ तुम लोग को, है ना? तो याद रखिएगा स्कीम को ट्रस्ट के रूप में बनाना है। किसके रूप में बनाना है? ट्रस्ट के रूप में बनाना है। और जो ट्रस्ट डीड है उसको आपको इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर क्या कराना है? रजिस्टर कराना है। और जरा बताओ तो ये जो ट्रस्ट बनेगा इसमें कौन कौन लोग क्या क्या होंगे? CIMC हो गया, और बताओ ट्रस्टी हो गया, और बताओ स्पॉन्सर हो गया, और बताओ बेनिफिशियरी। 4 लोग चाहिए होता ना? तो चलो बताते चलो, स्पॉन्सर कौन होगा? पब्लिक कंपनी। एक ट्रस्टी अपॉइंट होगा, CIMC अपॉइंट होगा, ये ना देखा है ना, यही ना। और उसके बाद बेनिफिशियरी कौन हो गया? यूनिट होल्डर्स। और ट्रस्ट प्रॉपर्टी कौन हो गया? वही यमुना एक्सप्रेसवे रोड। अरे यमुना एक्सप्रेसवे रोड या कॉर्पस जो पैसा है वही बन गया ट्रस्ट मनी या ट्रस्ट प्रॉपर्टी। ये समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? चलिए, तो एक आपको ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। कौन एग्जीक्यूट करेगा? CIMC। किसके फेवर में? ट्रस्टी के फेवर में। किसके बेनिफिट के लिए? बेनिफिशियरी के बेनिफिट के लिए। बेनिफिशियरी कौन बनेगा? यूनिट होल्डर। आइए, ये जो ट्रस्ट डीड है इसमें क्या क्या लिखा होना चाहिए? तो याद रखिएगा वो सारे के सारे क्लॉजेज लिखे होने चाहिए जो यूनिट होल्डर के फायदे के लिए हों, यूनिट होल्डर के हितों की रक्षा करें। मतलब ये जो पूरा का पूरा ट्रस्ट डीड बनेगा इसमें किसके फेवर में बात की जाएगी? यूनिट होल्डर्स के फेवर। ट्रस्ट में तो ऐसे ही होता है, जितने भी ट्रस्ट डीड बनते हैं किसके बेनिफिट के लिए बनते हैं? बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी कौन है? यूनिट होल्डर्स। ठीक है, चलिए बाकी अब सुनो इधर ध्यान से, नो पहले से नेगेटिव किया हुआ। कोई भी ट्रस्ट डीड में ऐसी बात लिखी हुई ना हो जिसका 2 इफेक्ट हो। पहला इफेक्ट ये कि आप CIMC के ऑब्लिगेशंस एंड लाइबिलिटीज को लिमिट कर रहे हैं या एक्सटिंग्विश कर रहे हैं, ऐसा आपको कुछ भी लिखना नहीं है। CIMC मेन होता है, वही संभालता है पूरा, तो CIMC के तरफ से गलती होना नहीं चाहिए। अगर उसके तरफ से कोई गलती होती है तो उस गलती के लिए उसको जिम्मेदार तो होना ही होना है। आप उसको जिम्मेदारियों से छुटकारा नहीं दे सकते। तो आप कोई भी ऐसा लाइन मत लिखना जिसको देख के ये लगे कि आप CIMC को बचाने की कोशिश कर रहे हो या CIMC की लाइबिलिटी कम कर रहे हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर रहे हो, ऐसा दिखाई देना चाहिए नहीं। अगला, दूसरा, indemnifying the trustee or the CIMC for loss or damage caused to the unit holder by their act of negligence or act of commission or omission। मतलब मालूम चला, जरा बताइए तो इस पूरे के पूरे स्कीम में मेन कौन है? CIMC, वही पूरा मैनेज करता है। ट्रस्टी भी है, ट्रस्टी के देखरेख में होता है ये सब कुछ, ये ना। ट्रस्टी की गलतियों के कारण, नेग्लिजेंसी के कारण, गलत कामों के कारण, CIMC के नेग्लिजेंसी के कारण, गलत कामों के कारण अगर यूनिट होल्डर को लॉस होता है तो लॉस तो उनको सहना पड़ेगा, लॉस के लिए उनको जिम्मेदार होना पड़ेगा। उस लॉस के लिए इंडेमनीफाई मत कीजिए। इंडेमनीफाई समझते हैं आप? इंडेमनीफाई का मतलब कि चलो तुम्हें लॉस हो गया, अच्छा चलो तुमको कंपनसेट कर देते हैं। हाँ, ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब काफ़ी टाइट किया हुआ कि ट्रस्ट डीड इतना टाइट बनना चाहिए कि अगर CIMC उस ट्रस्ट डीड को देखे, ट्रस्टी उस ट्रस्ट डीड को देखे तो उसको समझ में आ जाए
कि अगर हमने गलती किया और हमारी गलती से यूनिट होल्डर को नुकसान हुआ तो इस नुकसान को हमें खुद ही सहना पड़ेगा, इस नुकसान से हम बच पाएंगे नहीं। पर याद रखिएगा वो तब जब वो नेग्लिजेंट हो तब, बाकी बिजनेस है, बिजनेस में तो लॉस हो ही सकता है ना। चलिए हेडिंग बोलो। इसको सीधा इतना लंबा क्या लिखते हो, सीधा CIMC लिखो। ऑब्लिगेशन ऑफ CIMC जरा देखो तो कितने ऑब्लिगेशंस हैं। चलो एक काम करो, बिना देखे बोलो तो क्या ऑब्लिगेशंस होते होंगे CIMC के, तुम ही बताओ। अरे CIMC ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल है क्या नहीं? तो CIMC को क्या क्या करना है, पहले तो पूरा का पूरा स्कीम मैनेज करना है, यूनिट होल्डर से पैसा लेना है, पैसे का रसीद देना है, पैसे का सही से अकाउंट्स मेंटेन करना है, पैसा उसी स्कीम में खर्च हो इस बात को देखना है। याद है, स्कीम से उधर उधर पैसा खर्च होना नहीं चाहिए, यही सब काम है ना। चलिए बाकी यूनिट होल्डर्स से बातचीत करते रहना है। आइए पहला, क्या वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर मैनेजिंग द फंड्स और प्रॉपर्टीज, बोलो किनके बिहाफ पे, यूनिट होल्डर्स के बिहाफ पे। तो यूनिट होल्डर्स ने किसका मुंह देख के पैसा दिया है, CIMC, तो CIMC तो यूनिट होल्डर्स की हितों की रक्षा करेगा। आगे, क्या वो मैनेजमेंट करते वक्त ड्यू डिलिजेंस, केयर, ये सब का ध्यान रखेगा। ड्यू डिलिजेंस का मतलब हमेशा जागरूक रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, केयरफुल रहेगा, है ना, और इस बात का ध्यान रखेगा कि अगर उसके किसी एम्प्लॉय ने या जिससे उन्होंने कोई भी सर्विस लिया है, अगर उसके एक्ट और ओमिशन से कोई भी नुकसान होता है तो वही रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब CIMC मेन रिस्पॉन्सिबल है। जैसे CIMC है, उसका कोई एम्प्लॉय गलती कर दिया तो उसके लिए भी CIMC लायबल है। CIMC ने किसी और को अपॉइंट किया, उसके लिए भी कौन लायबल है, CIMC लायबल। मेन मतलब यूनिट होल्डर सिर्फ एक को जानता है, किसको, CIMC को जानता है, बात खत्म। चलिए आगे, अगला, क्या ये RTA अपॉइंट करेगा, बोलो RTA तो अपॉइंट करेगा। लाखों लाख यूनिट होल्डर्स होंगे, उसका रजिस्टर कौन मेंटेन करेगा भाई, तो RTA करेगा ना। अच्छा RTA आपको कुछ मालूम है, कुछ लोगों को लगता है रजिस्टर मेंटेन करना छोटा काम है। अच्छा, किसी यूनिट होल्डर ने 1 करोड़ रुपया लगाया और उसका नाम रजिस्टर पे नहीं आया, उसका तो 1 करोड़ गया, तो क्या रजिस्टर मेंटेनेंस बहुत बड़ा काम है क्या? मान लो तुम लोग एग्जाम पास कर गए, ठीक है, हाँ, और रिजल्ट नहीं आया और ICSI में पूछा गया, कहा तुम्हारा तो नाम ही नहीं, तुम कब स्टूडेंट बने हमारे यहाँ? आप बताइए, तुम रजिस्टर मेंटेनेंस को छोटा बात समझते हो क्या, कि रजिस्टर मेंटेनेंस ही सबसे बड़ा काम है? तो इसके लिए अलग से आपको क्या अपॉइंट करना पड़ेगा, RTA। अगला, अच्छा जब भी ये आपसे मनी लेंगे तो उसका क्या रसीद देंगे आपको? अरे यूनिट होल्डर से क्या लेंगे, पैसा लेंगे ना, तो उसका क्या देंगे आपको, वो रसीद देंगे, रिसीट देंगे, है ना। रिसीट से याद आया, आप लोग भी कभी भी यहाँ फीस जमा करा करो तो रसीद जरूर लिया करो। बिना रिसीट, अगर आप रिसीट नहीं लेते हैं तो जानते हो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आप खुद जिम्मेदार हैं। फिर इस बात का ध्यान रखिएगा भाई, पढ़े लिखे लोग हो तुम लोग, इतना तो समझते होगे। हाँ, तुम्हारे मेल पे एक यहाँ से जाता है, जब भी तुम यहाँ फीस जमा करते हो ना तो हमारे कंप्यूटर में एंट्री होती है, एंट्री होते ही ऑटोमेटिकली तुम्हारे मेल पे जाता है कि आज आपने इतना फीस जमा किया और अभी आपका इतना फीस बाकी है। वो मेल ही सबसे बड़ा सबूत है। अगर तुमने मेल डिलीट कर दिया तो फिर गए तुम काम से। ये बात जानते हो कि नहीं जानते हो? बहुत को पता ही नहीं है ये सब, है ना। चलिए अगला, अच्छा एक बात बताइए, वो जब भी आपसे पेमेंट लेगा, इधर देखो, हाँ जी, तो वो आपको क्या देगा, रसीद, और रसीद के बाद वो सेबी को भी इन्फॉर्म करता रहेगा मंथली बेसिस पर कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। जैसे मैंने बॉक्स बनाया ऐसे बनाओ, चूंकि इसी लाइन में 2 सेंटेंस है। एक तो यूनिट होल्डर को रसीद देगा वो अलग है, और सेबी को रिपोर्ट करेगा वो अलग है। तो सेबी को सिर्फ पैसा जो आया उसी का रिपोर्टिंग की, जो गया वो भी। तो तुम देख नहीं रहे हो, रिसीट एंड पेमेंट दोनों पे टिक मारा मैंने। ठीक है, आगे बढ़े। अगला, ये बोर्ड मीटिंग बुलाएगा, क्या बुलाएगा, बोर्ड मीटिंग। अच्छा तुम बोलो सब बोर्ड मीटिंग कहाँ से, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे क्या? CIMC हमेशा कंपनी होती है। अच्छा CIMC हमेशा कंपनी है तो उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा ना। तो ये बोर्ड मीटिंग बुलाएगा कम से कम 2 बार हर 3 महीने में। तो साल भर में कितना बार हुआ, 8 बार। 1 क्वार्टर में 2 बार, तो 4 क्वार्टर में 8 बार। नहीं समझ में आया? 3 महीने में 2 बार तो 12 महीने में, 3 महीने में 2 बार तो 12 महीने में 8 बार। काफी बड़ा मैथ था तुम लोग के लिए। अगला, अच्छा ये मीटिंग करेंगे जिससे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपस में समझ सकें कि
प्रोजेक्ट की हालत क्या है, कैसे पैसा आ रहा है, कैसे पैसा जा रहा है। आगे, अरे इधर देखो, इसलिए तुम लोगों ने कभी कभी देखा होगा, मैं चैप्टर जब खत्म हो जाता है और मेरे पास टाइम होता है तो तुम लोग से कभी कोई छोटे छोटे मीटिंग करता हूँ। मैं बात नहीं करता हूँ, नहीं बोलता हूँ गुफ्तगू करना है, तुमसे कुछ बात करना है, फिर थोड़ी देर बात करता हूँ, 15-10 मिनट बात करता हूँ, क्योंकि बात करना बहुत ज़रूरी होता है। अब मेरा काम पढ़ाना है, मैं डेली आऊँ पढ़ा के निकल जाऊँ, लेकिन ये भी तो देखना कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। तो अगर यूट्यूब प्रीमियर कोई क्लास चली है तो उसको पढ़ा भी है कि नहीं सच में, कि छोड़ दिया है। तो ये सब कल मैंने मॉडल फर्स्ट में किया था, 15-20 मिनट। और बहुत बच्चों ने हाथ उठाया कि सर मेरा छूट गया, अब हम कैसे करें। जब मैं बात करता हूँ तो बताना स्टार्ट करते हैं, और फिर उनको भी याद आता है अच्छा हमसे ये गलती हो गई, अब हमें ठीक करना है। तो कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर कम्युनिकेशन करना ना जरूरी होता तो कैसे बोल रहा है कि हर 3 महीने में 2 बार बोर्ड मीटिंग होना ही चाहिए। बोर्ड मीटिंग होने से क्या होता है, डायरेक्टर्स को रिपोर्टिंग जाती है कि CIMC के अंदर काम किस ढंग से चल रहा है। अगर काम गलत चल रहा है तो फिर उसको ठीक किया जाएगा। मैंने ये चीज़ बहुत देखा है। अब मैं जैसे इंस्टीट्यूट का ओनर हूँ, और मैंने हमेशा देखा किसी स्टाफ से अगर मैं बात ना करूँ 7 दिन तक तो स्टाफ गलत रास्ता पकड़ना स्टार्ट कर देता है। टीचर से अगर मैं 10 दिन में एक बार बात ना करूं तो टीचर ही अलग रास्ता पकड़ने स्टार्ट कर देता है। बच्चों से ना बात करूं तो बच्चा ही अलग रास्ता पकड़ना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर मैं सबसे थोड़ा थोड़ा बात करता रहता हूं तो मैं देखता हूँ सब एकदम लाइन पे रहता है। ये बहुत ज़रूरी है। आप भी जब कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे तो कंपनी में एक डिपार्टमेंटल हेड बनेंगे, तो हमेशा याद रखना अपने डिपार्टमेंट के अंदर के लोगों से बात करते रहना। बात करोगे ना तो उसके मन के अंदर अगर कोई नेगेटिव चीज़ चल रही है तो वो आ जाती है, और आप उसको तुरंत ठीक कर दोगे तो नेगेटिव चीज़ ब्लंडर नहीं बनेगा। फिर जैसे अभी मान लीजिए क्लास खत्म होने के बाद कुछ बात करूंगा, कुछ बच्चों से मैं पूछूंगा, पता करूंगा कि उसका जो चैप्टर हो गया वो सच में उसका हुआ है कि नहीं। तो बहुत बच्चा सोचेगा, कहेगा हाँ सर मेरा 1-2 छूट गया। जहां उसने रियलाइज़ किया कि 1-2 छूट गया है, फिर वो घर पे जाके उसको करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मैं छोड़ता रहूँ, तुम लोगों से बात ही ना करूँ, है ना, तो फिर बात बिगड़ जाती है। तो गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बोला डायरेक्टर को हर 3 महीने में कितने बार, 2 बार मिलने की ज़रूरत है। साल में कम से कम 8 बार तो मिलने की ज़रूरत है। उसके बाद इनको एक बात का और भी ध्यान रखना, जरा देखो यहाँ से अलग करो भाई। ये भी इंश्योर करना है कि CIMC के ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ कहीं उस स्कीम के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर अनड्यू गेन ना लें। क्या ना लें, अनड्यू गेन ना लें। अनड्यू गेन समझते हो क्या, गलत तरीके से। जैसे मालूम चला स्कीम में रोड बन रहा है तो मालूम चला रोड का जो मशीन उठा के घर ले गया, है कि नहीं, या अपने एम्प्लॉय के कोई दोस्त हैं उसको बिना टोल के, है ना, वो ट्रैवल करवा रहा है। ये गलत बात है कि नहीं गलत बात है। तो इस बात का भी वो ध्यान रखेगा, क्योंकि आप समझे CIMC का थोड़ी कुछ है, वो तो यूनिट होल्डर्स का है कि नहीं। चलिए हेडिंग बोलो, अरे जल्दी जल्दी बोलो यार। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द ट्रस्टी। ट्रस्टी का तो खैर बहुत बड़ा रोल है भाई। पहला राइट बताओ, क्या वो CIMC से इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, क्योंकि मेन ट्रस्टी होगा, मालूम है ना। ट्रस्टी नहीं अपॉइंट किया होगा, देखो ध्यान सुनो, स्पॉन्सर ने अपॉइंट किया ट्रस्टी, ट्रस्टी ने अपॉइंट किया CIMC, तो CIMC से ऊपर हुआ ना ट्रस्टी। तो ट्रस्टी जो है जो इन्फॉर्मेशन मांगेगा वो मांग सकता है। अगला, क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट कर सकता है CIMC का? यस। अच्छा, लेकिन कुछ उससे कुछ ऑब्लिगेशंस भी हैं। बोलो क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं। क्या ट्रस्टी ही माना जाएगा कस्टोडियन? आपको याद होगा ट्रस्ट की सारी प्रॉपर्टी किसके नाम पे रजिस्टर्ड होती है, ट्रस्टी। अगर एक बात बताइए, अगर पैसा डूब गया तो CIMC तो लाइबल होगा कि तुमने ठीक से मैनेज नहीं किया, ट्रस्टी तो सबसे पहले लाइबल होगा कि तुमने ऐसा CIMC अपॉइंट क्यों किया। नहीं समझ में आ गया। कस्टोडियन का मतलब सारी प्रॉपर्टी तो उसी के नाम पे रजिस्टर्ड होगी। अगला, क्या ट्रस्टी को मीटिंग बुलाना पड़ेगा यूनिट होल्डर्स का? अब बताते जाओ कब कब। नंबर 1 लिखो यहाँ पे, जब सेबी बोले, जब क्या बोले, सेबी। दूसरा, यूनिट होल्डर में कितने लोग डिमांड कर दें, 1/10। अगर 10% यूनिट होल्डर डिमांड कर दिया, ये हो गया मीटिंग कॉल्ड ऑन रिक्विजिशन। अरे मीटिंग कॉल्ड बाय रिक्विजिशनिस्ट जैसा नहीं हो गया जनरल मीटिंग में ये। अरे तुम लोग तो पढ़े हो मॉडल सेकंड में हो तुम लोग, जनरल मीटिंग चैप्टर। अगला, थर्ड, मालूम चला चेंज हो रहा है स्कीम के फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में। फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स का मतलब जो बेसिक स्कीम है उसी में चेंज कर रहे हो तुम, और जिससे लग रहा है यूनिट होल्डर्स पे गलत असर होगा, तो भाई यूनिट होल्डर से तो पूछना पड़ेगा। तो 3 सिचुएशन है बोलो जहां पे मीटिंग बुलाना ही पड़ेगा। बोलो, यूनिट होल्डर्स की मीटिंग बुलाना पड़ेगा, मतलब जनरल मीटिंग हो गई।
जब सेबी बोले, जब कम से कम 10% यूनिट होल्डर डिमांड कर दें, और तीसरा तो अगर स्कीम के फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स को अगर आप चेंज करने जा रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, आपको एक बार यूनिट होल्डर से पूछना चाहिए। अच्छा, मीटिंग तो बुला लिया, पूछोगे कैसे? बाय पासिंग द एसआर। अब यहाँ एसआर वर्ड तो चलेगा नहीं, तो यहाँ क्या बोलेगा? 3/4। वो तो कंपनी लॉ का वर्ड है ना, स्पेशल रेजोल्यूशन है, ये स्पेशल रेजोल्यूशन ही, लेकिन यहाँ वर्ड क्या इस्तेमाल करेगा? 3/4। तो 3/4 के मतलब एक तरीके से क्या पास हुआ? डिसीजन कैसे होगा? बाय पासिंग द एसआर। चले आगे, 1 2 3 लिखा कि नहीं लिखा तुम लोगों ने? चलिए आगे, ये सब एग्जाम में आता है इसलिए अच्छे से पढ़ लो। अच्छा, ट्रस्टी को क्या करना है जल्दी बताओ? CIMC ने जो भी एक्टिविटीज़ की उसको रिव्यू करना है। उसको क्या करना है? रिव्यू। कौन से बेसिस पे? क्वार्टरली बेसिस पे। क्वार्टरली का मतलब साल में 4 बार, एक बार मार्च, एक बार जून, एक बार सितंबर, एक बार दिसंबर। ये एंडिंग है ना, क्वार्टर एंडिंग। चलो और भी है, क्या ट्रस्टी को बनाना पड़ेगा? क्या बनाना पड़ेगा भाई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा? बैलेंस शीट। किस चीज़ का? स्कीम का। अच्छा, सिर्फ बनाना ही पड़ेगा या उसका ऑडिट भी करवाना पड़ेगा? आपको ईयरली बेसिस पर ऑडिट करवाना पड़ेगा किसी ऐसे ऑडिटर से जो सेबी के साथ क्या हैं? इम्पैनल्ड हैं। अभी ऑडिटर से एक चीज़ याद आया, कल एक स्टाफ का मैं इंटरव्यू ले रहा था, एक स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, तो उसका इंटरव्यू सुबह में CS प्रोफेशनल क्लास सुबह 7 बजे स्टार्ट होती है, और 7 बजे कोई स्टाफ रहता नहीं है, क्योंकि स्टाफ की ज़रूरत है। तुम लोग का भी कोई रिकमेंडेशन में हो, ईमानदार होना सबसे बड़ी क्वालिटी है, वो ईमानदार हो तो उसको भेजना। तो वो किसी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिलेशनशिप मैनेजर थी, तो वो आई, तो मैंने उससे पूछा कि सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि आप ये बताओ कि आप CS के बारे में क्या जानना चाहते हो, क्योंकि मेरे लिए तो सबसे ज़रूरी यही है। तो बोली सर CS के बारे में उतना तो नहीं जानती हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में काम की हूँ, तो ये जानती हूँ कि हाँ CA जैसा ही है और CA से एक स्टेप नीचे है। आपको मानो न मानो ये बहुत लोग कहते हैं, उसको लगता है कि CA से एक स्टेप नीचे होता है CS। इतना बुरा लगा ना, ठीक है, वो हायर्ड होने से पहले फायर्ड हो गई। नहीं रखा मैंने इसलिए नहीं रखा कि तुम मेरे स्टूडेंट से बात करोगी बाद में और तुम अंदर से ये सोच रखोगी मेरे प्रोफेशन के बारे में, और सबसे जरूरी मेरे बारे में, क्योंकि मैं CS हूं। तुम तो डेली मुझे देखोगी, गुड मॉर्निंग सर, CA से छोटा, तो कितना बुरा लगेगा मुझे। लेकिन चलो वो तो एक था, उसने बोल दिया, लेकिन इसका मतलब क्या सच में सोसाइटी में लोग ऐसा सोचते हैं? क्या करूं मैं बताओ। मैंने बहुत कोशिश की है, आप मानिए ना मानिए, लक्ष्मी नगर में CS का ट्रस्टी यही इंस्टीट्यूट है। हर जगह पोस्टर लगाना, हर जगह प्रचार प्रसार करना, सब कुछ मेरे वजह से। तो छोटा छोटा कोचिंग सब मेरे आसपास है, आज मैं हट जाऊं तो सब भाग जाएगा यहाँ से, तो जो भी है वो सब मेरे वजह से है। तो मैंने बहुत कोशिश की CS की ब्रांड बनाने की, ब्रांड बना भी, ऐसा नहीं है। इतने बच्चे आज पढ़ रहे हैं। आज एक तरीके से एक समय होता था जब दूसरा पार्ट माना जाता था CS के लिए, वो बंद ही हो गया, ख़त्म ही हो गया। अब लक्ष्मी नगर ही CS के लिए भी, और लक्ष्मी नगर मेरे कारण है, नहीं तो यहाँ तो CA का बोलबाला था। लेकिन अब और क्या करूं मैं वही सोचता हूँ। यूट्यूब पे जाता हूँ तो मैं यूट्यूब पे ज़्यादा बोल नहीं पाता। अब मैं ज़्यादा बोल दूंगा तो बहुतों को दिक्कत हो जाएगी, या मैं बोलना शुरू करूँ, एक CS एजुकेशन करके कुछ लाऊं और उस पर डेली CS के बारे में कुछ बोलता रहूँ, है? क्योंकि ये भी बात बोलूँगी, जो लोग ये सोचते हैं कि CS से एक कदम छोटा है, फिर चक्कर जानते हो, CS का बच्चा सब ये सोचता है अरे हमें क्या सर बोल रहा है। CA का बच्चा, वो CA के खिलाफ बोल दो ना हल्का सा एक लाइन, 1 लाख टीचर है CA का, वो गाली दे दे के परेशान कर देगा मुझे, और मेरे से रहा नहीं जाएगा, मैं बोल ही दूंगा। तुम लोग कितना हो? तुम लोग हो 200-400, वो लोग है 2 लाख। जब CA में स्टूडेंट ज़्यादा है ना, और उसमें फ्रस्ट्रेटेड सब ज़्यादा है, 50 बार से फेल हुआ है, वो 17 गाली देगा मुझे पकड़ के बढ़िया से, या तो कमेंट ऑफ कर दूंगा, देता रहा गाली। मुझे लगता है कि एजुकेशन सीरीज लाना चाहिए मुझे CS के बारे में। गलत था ये, सुन के बहुत बुरा लगा मुझे। मान लो उसको मैंने नौकरी पर नहीं रखा, पर मैं कितनों को ऐसा करूंगा। कंप्यूटर साइंस बोलते हैं, कौन से कॉलेज से CS कर रहे हो, ये सब तो है ही, लेकिन ये CA से एक कदम छोटा, ये मुझे समझ में नहीं आया। मैंने उसको बहुत जोर से डांटा, फिर मैंने बोला डॉक्टर बड़ा कि इंजीनियर बड़ा, पहले ये बता दो मुझे। तो बोली सर दोनों अलग अलग है। हम लोग ऐसी CS अलग अलग
है ना, सीए अकाउंट्स टैक्स जानता है और सीएस स्टॉक मार्केट जानता है, शेयर मार्केट जानता है, और लॉ के हमसे बड़े और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद हम ही हैं कंपनी में। तो हाँ वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लोग सुनने को तैयार नहीं इस दुनिया में। उनको लगता है जो नॉलेज उनके पास है बस वही है, अगर आप उसको सुधारना चाहोगे ना तो आपको बेवकूफ़ समझेगा। ये सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। और ये क्या सच में ऐसा तुम लोग कभी सुने हो कि हाँ सीए से छोटा होता है, ऐसा कुछ मेंटालिटी है लोगों में? तो या तो मुझे कंपैरिजन बनाना पड़ेगा सीए वर्सेस सीएस, तभी बात बनेगा। ऐसे मेरा कंपैरिजन उससे है ही नहीं, हमारा कंपैरिजन हमें स्टैंड अलोन है। सीए वर्सेस सीए में हो सकता है, सीए वर्सेस सीएस तो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, लेकिन लोग समझते नहीं है। थोड़ा तुम लोग भी यार करो, थोड़ा सा लोगों को समझाओ। मैं देखता हूँ क्लास में भी कुछ बच्चे हैं, मैं देखता हूँ शांत रहते हैं। शांत रहने से नहीं चलेगा काम। इस देश में पॉपुलेशन बहुत है, जिसकी आवाज़ तेज होगी, जिसकी आवाज़ लाउड होगी वही जीतेगा। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? और जितना आप सीएस बोलोगे ना उतना पढ़ने का मन करेगा, और जितना इसको एक कोर्स की तरह सिर्फ समझोगे उतना तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करेगा। आज इतने साल से सिर्फ सीएस ओनली फॉर सीएस में इसलिए पढ़ाता रहा हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है ये बोलने में कि ओनली फॉर सीएस हूँ। तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा बताओ, समाज में बताओ, और खुल के बोलो और जबरदस्ती बोलो। सीए के बच्चा को पकड़ना, सीपीटी वाला सबको, तुम कुछ भी बोलो, इतना बकेगा सीए के बारे में जैसे ऑडिटर वही हो। आप सीए के बच्चा, किसी बच्चे को उठा ले, कौन क्या कर रहे हो? सीए, अरे अकाउंट्स हमें, अरे क्या बात करते हो, डेबिट क्रेडिट, अच्छा वैल्यूएशन, ओहो टैक्स, अरे ये वो रहेगा सीपीटी में और आईटीआर फाइल करता रहेगा। हाँ सीए का बच्चा सब बहुत बोलता है, सीएस के बच्चे को मैं देखता हूँ बोलता नहीं। सीएस का बच्चा, एक मेरा स्टूडेंट सब तो खैर बोलता है, उसका खून गर्म रखता हूँ मैं, लेकिन दूसरे जगह सीएस का बच्चा, बताइए सीएस का बच्चा सब क्या बोलेगा? सीए के यहाँ पढ़ता रहता है, वो क्या वो खुल के बोलेगा जिंदगी में कभी? है ज्ञानी लोग शांत रहते हैं, वाह बहुत अच्छी बात है भाई। ये बोला ज्ञानी लोग शांत रहते हैं। सुनो ना, जब इंटरव्यू होगा ना, जॉब इंटरव्यू, तो वहाँ बोलना तो कहना ज्ञानी लोग तो शांत रहते हैं ना। अरे अपने प्रोफेशन के बारे में बोलना, इधर उधर के बारे में थोड़ी बोलना है। और ये बोलना पड़ेगा प्लीज़, ये बात तुमने सही कहा, लेकिन हर तरफ ज्ञानी लोग शांत रहते हैं। पर ज्ञानी है वो कैसे लोग जाना, क्योंकि कभी तो ज्ञान दिया होगा वो, तो जहाँ ज्ञान देने की जरूरत है वहाँ तो ज्ञान दो कम से कम। सही बोला कि नहीं बोला? शेक्सपियर ने लिख दिया, नाम में क्या रखा है, हाउस लाइन के नीचे अपना नाम लिख दिया। अगर उसने अपना नाम नीचे नहीं लिखा तो लोगों को कैसे पता चला कि शेक्सपियर ने ये बात बोला था? शेक्सपियर ही था ना वो, शेक्सपियर ही तो था वो। अब जरा सोचिए आप। ठीक है हम ज्ञानी हैं, हम कम बोलेंगे, लेकिन भाई बोलेंगे तो जरूर। मैं तो बहुत बोलता हूँ, सच बोल रहा हूँ, आज भी बोलता हूँ। कुछ लोगों को लगता होगा इमेच्योर है इस मामले में, किस बात का इमेच्योर? अपने प्रोफेशन के बारे में क्यों नहीं बात करूंगा मैं? और खूब बोलता हूँ मैं, कहीं भी बोलता हूँ, ट्रेन रिक्शा कहीं भी बोलता हूँ मैं जी। तो आप लोग भी बोलिए अब सीएस बनने पे, और तुम लोग मॉड्यूल सेकंड का मतलब देखिए, मॉड्यूल सेकंड अभी के सिलेबस के अनुसार ठीक है, क्योंकि कल मैंने मॉड्यूल फर्स्ट के बच्चे को बोला है, क्योंकि इनकी हालत देखे तो मैं समझ गया हूँ पास करेगा नहीं बहुत उसमें। मॉड्यूल फर्स्ट में तुम जानते हो सीरियसनेस क्या रहती है बच्चों में। CHEE वाला सब तो ऐसे ही घूमते फिरते एक अटेम्प्ट खराब करता हूँ। मैंने बोला भाई मॉड्यूल सेकंड में फिर भी आ जाना, क्योंकि मॉड्यूल सेकंड फिर भी पास हो जाएगा, क्योंकि 2 MCQ है और न्यू सिलेबस में MCQ खत्म। तो मॉड्यूल सेकंड इस सिलेबस के हिसाब से ईजी चल रहा है। तुम्हें भी कोई दोस्त मिले तो उसको ये रिकमेंड करना कि मॉड्यूल सेकंड तो कर ही लो पहले, मॉड्यूल फर्स्ट बाद में भी हो जाएगा, लेकिन मॉड्यूल सेकंड इस सिलेबस से निकाल लो। इस सिलेबस से मॉड्यूल सेकंड निकालने से क्या होगा, सिर्फ मॉड्यूल फर्स्ट देना पड़ेगा न्यू सिलेबस से। मान लो कि बच्चा फेल फाल भी करता रहा, और मॉड्यूल फर्स्ट तो इजी होने वाला है क्योंकि वहां से टैक्स हटने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जो मैं बोल रहा हूँ? तो ये तो मॉड्यूल सेकंड तो बच्चा पास कर ही जाता है। तुम सब मॉड्यूल सेकंड लगभग पास कर जाओगे, बशर्ते तुम सच में पढ़ना। मॉड्यूल सेकंड में 18% रिजल्ट नहीं होता है। मॉड्यूल फर्स्ट में कितना परसेंट रिजल्ट हुआ था? 9% की 8%, 8। तो मॉड्यूल फर्स्ट में 8%, मॉड्यूल सेकंड में 18%। तो ये तो सिंपल, तुमको पता है कि मॉड्यूल सेकंड में ज्यादा बच्चा पास करता है, तो मॉड्यूल सेकंड तुम पास कर ही जाओगे। मॉड्यूल फर्स्ट भी बहुतों का इसमें निकला भी हुआ होगा या निकल ही जाएगा। प्रोफेशनल सब पास हो जाता है, प्रोफेशनल आराम से पास हो जाता है। ऐसी 22 महीने का ट्रेनिंग। आप सोचो, एक बार बच्चा तीनों ग्रुप देता है, अब तो 2 ही ग्रुप बचा। अब तो न्यू सिलेबस में 2 ही ग्रुप है ना। 2 ग्रुप में आप बताइए, पहले 1 साल पढ़ता है, फिर उसके बाद 22 महीने हो, 22 महीने का मतलब 2 साल। तो आप जरा सोचिए, लगभग 5-6 अटेम्प्ट है। अरे 5-6 अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट भी दोगे आराम से तो प्रोफेशनल निकल जाए। तो तुम लोग सीएस बन ही जाओगे, बशर्ते लगे रहो। अगर आप लगेंगे नहीं, हिम्मत हारेंगे तो बेकार है। सारे बच्चों को समझाना,
पहले मेरा तो मानना मॉड्यूल सेकंड जरूर कर लेना चाहिए। तुम लोग में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मॉड्यूल फर्स्ट नहीं हुआ है लेकिन मॉड्यूल सेकंड कर रहे हैं और उनको लगता है मॉड्यूल सेकंड निकल जाएगा। मॉड्यूल सेकंड भी निकल जाएगा ना, अंदर से लगेगा चलो अब हम मॉड्यूल फर्स्ट निकाल सकते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है। और मॉड्यूल फर्स्ट में तो जानते हो, मॉड्यूल फर्स्ट में बच्चा फेल करता है उसका कारण है वो सीरियस ही नहीं। मॉड्यूल फर्स्ट में 90% बच्चा सीरियस नहीं होता है। मॉड्यूल सेकंड की क्लास में जितनी शांति है उतना मॉड्यूल फर्स्ट में कभी नहीं रहता, और जितनी शांति प्रोफेशनल में है उतनी शांति कभी एग्जीक्यूटिव में नहीं मिलेगी। कल क्या हुआ है, प्रोफेशनल पढ़ा रहा था सुबह सुबह, 1 घंटे में मैंने वहां 8 पेज पढ़ा दिया लगभग। तो 8 पेज पढ़ा दिया तो वहां का बच्चा खुद बोला कि सर मैं समझ गया कि प्रोफेशनल में टीचर टाइम कम क्यों देते हैं, वो टाइम उतना ही देते हैं। चक्कर क्या, यही 8 पेज पढ़ाने के लिए आपको एग्जीक्यूटिव में लगते 3 घंटे 4 घंटे। क्यों? क्योंकि 4 में से 1 घंटा तुम बैठ जाओ, तुम मत उठो, तुम बात मत करो, तुम ये मत करो, अरे तुम क्या कर रहे हो, अरे तुम बाल क्यों खींच रहा है, तुम क्या, इसी में लगे रहते हैं आप। ऊपर से एग्जीक्यूटिव का जो बच्चा है आप 1 घंटा लगातार पढ़ा दीजिए, वो लुढ़क जाएगा, उसको बीच बीच में जोक चाहिए, हंसी मजाक चाहिए। प्रोफेशनल में ना हंसी मजाक होता है, ना बातचीत होती है, ना कुछ होता है, बच्चा शांत। 1 घंटे में जो एफिशिएंसी वहां निकली वो यहाँ 4 घंटे में नहीं निकली। तो ये मेच्योरिटी का है, क्या है ये? मेच्योरिटी। तो मॉड्यूल सेकंड फिर भी मेच्योर है, और CHWT तो अजीब ही है। CHWT में तो 90% बच्चा जो मेरे यहाँ भी पढ़ता है ना फेस टू फेस, वही सोचता रहता है, ना भी पढ़ता तो चलता, क्योंकि जब वो एग्जाम देता है तो कहता है क्या था। लेकिन अब सुना है थोड़ा टफ कर रहा है, अब टफ आ रहा है, हल्का हल्का टफ आ रहा है, अब तो और टफ आने वाला। नहीं बोला हूँ आपको, CHWT भी थोड़ा थोड़ा टफ हो रहा है। चलिए आगे। अच्छा एक बात बताइए, जितने भी स्कीम आप लॉन्च करेंगे क्या उसका अप्रेजल कराना पड़ेगा? किससे अप्रेजल कराना पड़ेगा? बहुत सारे लोगों को यही नहीं मालूम है अप्रेजल होता क्या है। अप्रेजल का मतलब होता है, इधर देख लो, सुन लो, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है, अप्रेजिंग एजेंसी आती है, वो अप्रेज करती है कि ये स्कीम वाइबल है या नहीं, ये प्रोजेक्ट वाइबल है या नहीं। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? अप्रेज करवाना पड़ेगा, तभी जाके यूनिट होल्डर अप्रेजल रिपोर्ट देखेंगे, तभी वो पैसा लगाएंगे, नहीं तो वो पैसा लगाएंगे नहीं। अप्रेजल समझ में आ गया ना, कि ये प्रोजेक्ट वाइबल है या नहीं, प्रैक्टिकेबल है या नहीं, क्या ये प्रोजेक्ट हो पाएगा कि नहीं, ये प्रोजेक्ट में रिटर्न आ पाएगा कि नहीं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आगे उसके बाद आपको अपने स्कीम की क्या करानी पड़ेगी? रेटिंग। किससे? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। कर लिया ना तुम लोगों ने CRA। चलिए अच्छा एक बात बताइए, ट्रस्टी का एक और काम है, अगर कभी भी ऐसा लगता है कि स्कीम सही ढंग से नहीं चल रहा है, मतलब स्कीम के अंदर इलीगल चीज़ें हो रही हैं, रेगुलेशंस को माना नहीं जा रहा है, तो क्या तुरंत उसको रोकने के लिए रेमेडियल स्टेप्स लेगा वो, और तुरंत वो इन्फॉर्म करेगा सेबी को कि सर हमारे यहाँ स्कीम चल रही थी पर यहाँ कॉन्ट्रावेंशन हो गया है, हमने उस कॉन्ट्रावेंशन को रोकने की ये कोशिश की है, ये बता देना पड़ेगा किसको? सेबी को। हेडिंग बोलो। अच्छा ट्रस्टी का रोल कब खत्म हो जाएगा? बोलो। तो ट्रस्टी का रोल हो जाएगा खत्म तब जब मालूम चला वो अब डिवेंचर ट्रस्टी ही नहीं। आपको याद होगा ट्रस्टी वही बनता जो डिवेंचर ट्रस्टी है। अगर आप डिवेंचर ट्रस्टी नहीं है तो फिर आप ट्रस्टी भी नहीं। मालूम चला डिवेंचर ट्रस्टी के रूप में जो आपको सेबी से रजिस्ट्रेशन मिला था वो रजिस्ट्रेशन क्या हो गया? एग्जैक्टली कैंसल हो गया है ना। अगला मालूम चला ट्रस्टी का क्या हो रहा है? वाइंडिंग अप। तो फिर ट्रस्टी बदलना पड़ेगा, फिर आपको क्या करेंगे आप? ये ट्रस्टी तो गया, फिर नया ट्रस्टी आएगा ना। अगला जरा बताइए तो कितने लोग, यूनिट होल्डर ने SR पास कर दिया प्लस सेबी अप्रूवल भी है, देख लो SR प्लस सेबी कहाँ मिला हुआ है? सेबी अप्रूवल बताओ तो कहाँ है? तो यूनिट होल्डर्स, एक बात बताओ, सारा तो किसके बेनिफिट के लिए हो रहा है? यूनिट होल्डर्स। यूनिट होल्डर ने बोल दिया हमें ये ट्रस्टी नहीं चाहिए। अच्छा 1-2 यूनिट होल्डर बोलेगा तब, या 3/4 और प्लस सेबी भी अप्रूव कर दे उस रेजोल्यूशन को, तो भी ट्रस्टी को हटा दिया जाएगा। अगला सेबी ने डायरेक्शन दे दिया हटाओ इसको, किसके इंटरेस्ट में? यूनिट होल्डर के इंटरेस्ट में। हो सकता है ट्रस्टी बार बार सेबी CIS रेगुलेशन का कॉन्ट्रावेंशन कर रहा हो, है कि नहीं, तो उस केस में सेबी भी हटा सकता है। आगे मालूम चला बेचारा ट्रस्टी खुद ही बोल दिया किसको? CIMC को एक नोटिस दे दिया। कम से कम कितना दिन पहले का नोटिस देगा? 3 महीने पहले का नोटिस। मतलब प्रायर नोटिस कितने महीने का? 3 महीने का, कि भाई अब हम ट्रस्टी यहाँ रहना चाहते नहीं है। तो क्या रिजाइन कर रहा है वो? अरे बोलो, वो क्या कर रहा है? रिजाइन कर रहा है।
पर रिजाइन आसान है या पहले नोटिस देना पड़ेगा? किसको देना पड़ेगा नोटिस? कितना दिन पहले? तो शॉर्टर नोटिस पर रिजाइन नहीं है, कम से कम 3 महीने का तो नोटिस देना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रस्टी मेन है। नया ट्रस्टी लाने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो तुरंत आप नहीं जा सकते। चलिए हेडिंग बोलो। शुड नॉट पे टिक लगाना। CIMC ये 4 काम नहीं कर सकता। बोलो क्या क्या? उनका एक ही काम है, स्कीम को मैनेज करना है। स्कीम को मैनेज करने के अलावा कोई और काम नहीं कर सकता, क्योंकि कोई और काम करेगा तो उसका कंसंट्रेशन खराब होगा ना। अगला, CIMC ट्रस्टी बन सकता है ना? ट्रस्टी अलग होगा, CIMC अलग होगा। अगला, वो कभी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करने का स्कीम नहीं ला सकता, क्योंकि सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करने का स्कीम तो म्यूचुअल फंड स्कीम होता है, याद है? तो मैं बताया नहीं था, ये जो CIS होता है ये प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग होता है। क्या होता है? प्रोजेक्ट। तो ये सिर्फ प्रोजेक्ट में पैसा जाता है। आप कहेंगे कि तुम हमें पैसा दो, हम शेयर मार्केट में लगाएंगे, सो चलने वाला नहीं। अगर तुम पैसा लेके शेयर मार्केट में लगाने वाले हो तो हम म्यूचुअल फंड क्यों नहीं जाएंगे? तुम्हारे पास तुम तो वो हो जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कराते हो। प्रोजेक्ट के लिए पैसा मांगो, शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा मांगो मत। अगला, क्या अपने ही स्कीम में पैसा लगा सकता है? ना, अपने ही स्कीम में वो पैसा लगा नहीं सकता। कौन? CIMC। क्योंकि खुद इन्वेस्टर बन जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वो अपने बेनिफिट के बारे में सोचने लगेगा, यूनिट होल्डर्स के बारे में सोचेगा नहीं। ये बोलना सेबी को बोलना, तुम ये बोले कुछ तो लगा सकता होगा ना। मैंने बोला अब इससे भी है ना, मैं वही बोल रहा हूँ, तो ये बात बोलना सेबी को। लॉ चेंज होगा तो मैं बताऊंगा, है ना। अभी तक सेबी को ऐसा लगता नहीं है, मतलब जैसा तुम्हें लगता है ऐसा सेबी को लगता नहीं। यही मतलब ये बोले कि कुछ पैसा तो लगाने दीजिए आप। तो मैंने बोला कि मैं क्या ही कर सकता हूँ, सेबी का लॉ है। तो फिर उधर से बोले नहीं कुछ तो लगाने दीजिए। तो मैंने बोला आप इस सेबी को बताओ। चलिए आगे। हाँ जी, CIS के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एग्जाम में खूब आता है। 5 स्टार रेटिंग। आइए, ये तो पहले बता चुका हूं। क्या सारी स्कीम की क्रेडिट रेटिंग करानी पड़ेगी? याद रखना, स्कीम जब लॉन्च होगा, NFO कहते हैं ना उसको। अरे स्कीम जब लॉन्च होता है तो क्या बोलते हैं? NFO, न्यू फंड ऑफर। भूल गया ये लोग। तो जब वो लॉन्च होगा तो कितने दिन के लिए खुलेगा? अच्छा, कहा सर कितने दिन के लिए खुलेगा ये बोला, इसका मतलब सर ये ओपन एंडेड नहीं है, ये क्लोज एंडेड है। ये लो, इसी से मिला दो। ये लो, आपको याद नहीं, क्लोज एंडेड ही ऐसे चलता है, खुला बंद हुआ। लेकिन ओपन एंडेड तो खुला ही है जब तक कि स्कीम खत्म ना हो। ठीक, ये क्लोज एंडेड स्कीम होगा, मतलब जितने भी स्कीम्स होंगे क्या होंगे? क्लोज एंडेड। एक पल के लिए खुलेगा, मतलब कुछ पीरियड के लिए, और फिर उसके बाद ये बंद हो जाएगा। आगे याद रखिएगा, स्कीम का ड्यूरेशन मैक्सिमम कितना होगा? 3 साल के बाद स्कीम ही खत्म हो जाएगा। और उसके बाद स्कीम हमेशा क्या होगा? क्लोज एंडेड। और याद होगा तुम, वो क्लोज एंडेड स्कीम की क्या होती है? लिस्टिंग। अरे ओपन एंडेड में खुद ही खरीद लेता है ना, लेकिन क्लोज एंडेड में तो आपको कहाँ बेचना पड़ेगा? स्टॉक एक्सचेंज पे। तो जल्दी से उसकी लिस्टिंग करा दो। बहुत खींचोगे तो कितना देरी? कहाँ से 6 वीक? जिस दिन क्लोजर ऑफ स्कीम हुआ उससे 6 वीक के अंदर आपको क्या करना है? लिस्टिंग करवा लेना है। अब फिर वही बात, कौन से स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग कराने वाले हो उसके बारे में भी ऑफर डॉक्यूमेंट में बता देना। आगे, बहुत पुराना बुक होगा तो उसमें ये नहीं होगा, और कोई बहुत पुराना बुक होगा तो, ऐसे तो सब में है, मुझे देख रहा हूँ सब में है। बहुत पुराने बुक में ये नहीं था। अच्छा, कुछ लोगों को लगा भी होगा, भी इल्यूजन हुआ होगा कि लगता है चैप्टर खत्म हो गया। जानते हो कैसे? ये देखो, ऐसे पढ़ के ऐसे पढ़ा कि हाँ अब तो खत्म है, ऐसे लिख भी दिया हो। जिनको लग रहा है चैप्टर खत्म हो गया, देखो भाई नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। आइए हेडिंग बोलो। प्रोसीजर फॉर लॉन्चिंग द स्कीम। प्रोसीजर फॉर लॉन्चिंग द स्कीम। ये क्या बन गया यार? नहीं समझे कैसे पढ़ना है? प्रोसीजर फॉर लॉन्चिंग द स्कीम। आप उधर बीच में छोड़ भी देंगे तो क्या चक्कर? प्रोसीजर फॉर लॉन्चिंग द स्कीम। आइए, हाँ जल्दी बताओ, जब भी कोई स्कीम लॉन्च करोगे क्या ट्रस्टी से अप्रूव कराओगे स्कीम को? ट्रस्टी तो मेन है। अच्छा, स्कीम कौन लॉन्च करता है जल्दी बताइए? CIMC। पर ट्रस्टी तो उसका सीनियर हुआ ना, तो ट्रस्टी से क्या करना पड़ेगा एग्जैक्टली?
चलिए ये फिर से आ रहा है, रेटिंग तो लेना पड़ेगा। और तीसरा, आपको स्कीम को अप्रेज भी कराना पड़ेगा। किससे? अप्रेजिंग एजेंसी। अप्रेजिंग एजेंसी कौन बनता है मालूम? बैंक। बैंक वाइबिलिटी चेक करता है कि ये प्रोजेक्ट काम भी करेगा या नहीं। अच्छा, अप्रेजिंग एजेंसी ने नेगेटिव रिपोर्ट दे दिया कि ये प्रोजेक्ट काम नहीं करने वाला, तो कोई यूनिट होल्डर पैसा ही नहीं लगाएगा। ऐसे प्रोजेक्ट में कोई थोड़ी पैसा लगाएगा जो काम ही नहीं करेगा। हेडिंग बोलो। चलो भाई सुनो जरा ध्यान से। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन, ये सब आपको ऑफर डॉक्यूमेंट में लिख देना है। समझते हैं ना मिनिमम सब्सक्रिप्शन? चलिए उसके बाद आपको ये भी लिखना है कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो फिर हम किस तरीके से अलॉट करेंगे। तो यही वो प्रोराटा होगा, जानते हो ना? ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो कैसे अलॉटमेंट होता है? प्रोराटा। किसका आटा? प्रोराटा। किसको डांटा? चलिए अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो ये लो, इफ द स्कीम फेल्स टू रिसीव द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो क्या करोगे? पैसा रिफंड करना पड़ेगा। ये तो हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हर जगह ये रहता है, कंपनी लॉ में भी है ये, पब्लिक इशू में। अच्छा, पैसा कितने दिन के अंदर लौटा दोगे? 6 वीक्स। कहां से गिनोगे? उसके 6 वीक्स के अंदर पैसा लौटा देना है। अगर 6 वीक के अंदर पैसा नहीं लौटाए तो 6 वीक के बाद 15% पर एनम इंटरेस्ट के साथ क्या लौटाना पड़ेगा? पैसा लौटाना पड़ेगा। याद रहेगा? चलिए अब आ जाओ यूनिट सर्टिफिकेट। जितने भी लोग पैसा लगाएंगे आपके स्कीम में, उसको क्या दोगे तुम? शेयर सर्टिफिकेट तो दोगे नहीं, क्या दोगे? यूनिट सर्टिफिकेट दोगे। यूनिट सर्टिफिकेट कब तक दे दोगे भाई? 6 वीक के अंदर। 6 वीक कहां से गिनोगे? जिस दिन सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज हुआ, मतलब जिस दिन फाइनल हो गया कि इतने इतने लोगों को हम यूनिट्स देने वाले हैं। चलिए अब स्कीम को वाउंड अप करते हैं। अब सच में खत्म हो जाएगा, चिंता मत करो। अच्छा, स्कीम कब कब वाउंड अप हो सकता है बोलो? सबसे पहला यार, कुछ लोग की आदत है सीधा इधर से पढ़ना, इधर को तो लगता है इधर फॉलोइंग लिखा होगा बस। भाई इधर फॉलोइंग नहीं है, इधर भी है, तो 4 इधर से कुछ इधर से है। तो चलो सबसे पहला, ऑन द एक्सपायरी ऑफ ड्यूरेशन स्पेसिफाइड इन द स्कीम, ये हो गया नंबर 1। स्कीम का ड्यूरेशन कितने साल का हो सकता है? मैक्सिमम 3। मालूम चला तुमने लिखा था 2 साल, तो 2 साल हो गया, स्कीम खत्म। अरे मैक्सिमम 3 होता है ना, हम 1 साल लिख सकते हैं, 2 साल लिख सकते हैं, 3 साल लिख सकते हैं। अगला, या स्कीम का कोई ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव मालूम चला अचीव हो गया, वो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? अचीव हो गया, तो भी स्कीम वाउंड अप हो जाएगा। तो सब मिला कितना हो गया? 2 इधर से, 4 इधर से, 2 4 6, सब मिला के हो गया 6। यहां लिख देना 6। ठीक, अब सुनिए, इधर जो 2 था ना, ये बड़ा पॉजिटिव था। ये क्या था? पॉजिटिव। ड्यूरेशन खत्म हो गया या ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। अब जो इधर मैं बंद करूंगा, जबरदस्ती बंद करूंगा। ये जो 4 इधर आ रहा ना, क्या ये अच्छे सिचुएशन में बंद हो रहा है या नेगेटिव सिचुएशन में? नेगेटिव, इसलिए थोड़ा अलग अलग लग रहा है। तो 2 + 4, ये हो गया 2 + 4 इज इक्वल टू 6। 2 पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव है। ठीक है, आई चलो सबसे पहला मालूम चला कि आपने कोई इवेंट बताया हुआ था, और वो इवेंट ट्रस्टी के ओपिनियन में क्या है एग्जैक्टली कि ये इवेंट अच्छा नहीं हुआ और हमें ऐसा लगता है कि हमें ये स्कीम को अब क्या कर देना चाहिए? बंद। लेकिन उसके लिए फिर सेबी का अप्रूवल। तो सुनो, इवेंट हुआ प्लस ट्रस्टी का अप्रूवल होना चाहिए प्लस सेबी का अप्रूवल होना चाहिए। साथ साथ लिखते चलो, इवेंट प्लस ट्रस्टी प्लस सेबी। ठीक, आगे हटाऊं? लिख लिया है तीनों। चलो अगला, मालूम चला एसआर पास हुआ यूनिट होल्डर के तरफ से प्लस सेबी अप्रूवल। एसआर एग्जाम में मत लिखना, एग्जाम में तुम हमेशा 3/4 लिखना। जनरल मीटिंग ही है ना, यूनिट होल्डर्स को बुलाया हो तो क्या हुआ? जनरल मीटिंग हुआ ना। यूनिट होल्डर इज लाइक शेयर होल्डर। आगे नंबर 3 में सीधा सेबी का ऑर्डर आया, बंद कर स्कीम, मतलब बंद करो स्कीम। ठीक, कोई दिक्कत? नंबर 4 में तो गजब है, सबका अप्रूवल है, CIMC का अप्रूवल है प्लस ट्रस्टी का भी अप्रूवल हो गया प्लस SR भी पास हो गया यूनिट होल्डर का प्लस
सेबी का भी अप्रूवल हो गया। ये हद है लेकिन ये वाला, है ना। स्कीम के मौत के लिए कितने लोग खुश हैं। CIMC प्लस ट्रस्टी प्लस SR का मतलब यूनिट होल्डर, है ना। यूनिट होल्डर के ने SR पास किया ना 3/4। चलिए, स्कीम के वाइंडिंग अप के साथ साथ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम चैप्टर का भी क्या हो गया, वाइंडिंग अप हो गया।